हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर नंबर 2 लॉ के टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 9 के टॉपिक नंबर 6 के बारे में। यूनिट नंबर 9 जो बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सिलेबस ना देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें टॉपिक नंबर 6 बात करता है ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। तो आज की पूरी पढ़ाई ट्रेडमार्क एक्ट के रिगार्डिंग होने वाली है। आपने देखा होगा कि जब हम आईपीआर पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जैसे जब आप क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम कॉपीराइट पढ़ते हैं। बाकी एक आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जहां पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइंस को पढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ पेटेंट को पढ़ते हैं और फिर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को पढ़ते हैं। तो हमारी जितनी भी पढ़ाई आज की क्लास में होगी वो यूजीसी नेट एग्जाम के सिलेबस पे स्टिक होकर होगी। उससे कुछ भी एक भी पर्सन ना तो आगे ना तो पीछे, जो भी पढ़ेंगे सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ऐसा समय था जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज नहीं थी, एडवर्टीजमेंट पोर्टफोलियोज नहीं था, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अपने हाथ से सामान बनाते थे और फिर खुद ही मार्केट में बेच दिया करते थे। लेकिन कंफ्यूजन तब क्रिएट हुआ जब दूसरे लोग भी वैसे ही सामान बनाने लगे। जैसे कुम्हार अपने घड़े बनाता था, दर्जी अपने हाथों से कपड़े सिलता था अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से, और उसके बाद सुनार अपने गहने बनाता था, अलग अलग डिजाइन के गहने बनाना, कभी बालियां बनाना, कभी झुमके बनाना। जब दूसरे लोग भी यही सेम काम करने लगे तो कंफ्यूजन ये हुआ कि असली कौन है, कौन सबसे बढ़िया कर रहा है। जब ये कंफ्यूजन अराइज हुआ तो कुम्हार के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों नहीं मैं अपने घड़े पे एक छोटी सी चिड़िया बना दूं, जिससे मार्केट में ये हल्ला होगा कि भैया वो वाले घड़े लेना जिस पे चिड़िया का निशान बना हो। तो उससे क्या होगा, उससे उसके घड़े की क्वालिटी बनी रहेगी और उसको एक तरीके से अपना ट्रेड प्रोटेक्ट करने के लिए चिन्ह मिल गया। वो अपने घड़े पे एक ऐसी चिड़िया बनाता था जिससे हल्ला हुआ कि भैया घड़े तो वही अच्छे होते हैं जिसपे चिड़िया बना होता है। तो ये था एक तरीके का अनऑफिशियल इंट्रोडक्शन ट्रेडमार्क का हमारे देश में। तो ट्रेडमार्क के इस छोटी सी कहानी से आपको पता चलेगा कि ट्रेडमार्क क्या है। एक तरीके की आइडेंटिटी है जो आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके सर्विसेज पे होती है। उस आइडेंटिटी को, उस मार्क को कौन प्रोटेक्ट करता है? ट्रेडमार्क एक्ट प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, कोई भी ट्रेड कैरी कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, ब्रांड नेम्स लेकर आता है, कोई लोगो ले आता है, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट फला कंपनी का है और ये वाला प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का है। वैसे तो हम दिन में देखें तो 100-150 तो ट्रेडमार्क्स हमारी आंखों के सामने से ही गुजरते हैं। जैसे सुबह सुबह चाय पीने के लिए आप अमूल का दूध का पैकेट ले आते हैं, ये भी तो ट्रेडमार्क है ना। उन्होंने भी तो अपने जो मिल्क का प्रोडक्ट, जो अपना डेयरी प्रोडक्ट है, उसको डिस्टिंग्विश किया दूसरे प्रोडक्ट से। कैसे किया? अपने उस प्रोडक्ट, उस ट्रेड को कैरी करने के लिए एक ब्रांड नेम लेकर आए। फिर मम्मी कपड़े किससे धुलेगी? रिन के साबुन से धुलेगी। घर में सर्फ कौन सा आएगा? सर्फ एक्सेल आएगा। तेल कौन सा खाना है? कच्ची घानी खाना है। मैंने किसी का प्रमोशन नहीं करना, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि हम डेली कम से कम 100-150 ट्रेडमार्क से तो गुजरते ही गुजरते हैं। पानी कौन सा बढ़िया है? बिस्लेरी का बढ़िया है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मार्क दे दिया है। वो मार्क किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे शेप में हो सकता है, लोगों के माध्यम से हो सकता है, वर्ड्स के माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। उससे उसके ट्रेड को प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है ना, ये क्या करता है, ये जितने भी ट्रेडमार्क के लॉ है हमारे देश में उनको गवर्न करता है। सबसे पहले हमारे पास 1958 में एक और एक्ट था जिसका नाम था ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क एक्ट 1958। लेकिन ये एक्ट ना आउटडेटेड हो गया था। आउटडेटेड इन द सेंस कि जैसे 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 ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही थी वैसे वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। तो ये हुआ कि भैया हम एक नया लॉ लेकर आएंगे और उस लॉ को हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करके ले आएंगे। जैसे एग्रीमेंट में आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट आ गया, तो उसके हिसाब से हम नया लॉ बनाएंगे और फिर हमारे पास आया ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब डेफिनेशन क्या है ट्रेडमार्क की, ये देख लेते हैं। तो भैया ट्रेडमार्क एक्ट एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन होता है किसी भी ट्रेड को। आप एक मार्क बना दिए, उस मार्क के माध्यम से आपके ट्रेड को प्रोटेक्ट करेगा कौन? ट्रेडमार्क करेगा। जैसे कि आपने कोई ब्रांड नेम दे दिया,
ब्रांड नेम की जब हम बात करते हैं तो आपने टाटा का सॉल्ट खाया होगा, टाटा भी तो एक ब्रांड नेम है ना। फिर नेस्कैफे की कॉफ़ी पी होगी तो नेस्कैफे क्या है, एक ब्रांड नेम है। तो कह रहे हैं कि भैया लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये ट्रेडमार्क का काम है। ट्रेडमार्क क्या करता है, सर्टेन प्रोडक्ट्स पे, सर्टेन सर्विसेज पे की आइडेंटिटी है। ट्रेडमार्क क्या है, एक आइडेंटिटी है। कोई व्यक्ति कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा है, कुछ सर्विसेज दे रहा है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज पे जो आइडेंटिटी है उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। डिफरेंस क्या है आईपीआर और ट्रेडमार्क में, तो भैया देखो आईपीआर में और ट्रेडमार्क में डिफरेंस ये है कि ट्रेडमार्क 10 साल के लिए नहीं होता, ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है। इनिशियली आप 10 साल के लिए इसको रजिस्टर कराते हैं, बाद में आप इसका रिन्यूअल कराते रहो, तो ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है उसका सेक्शन नंबर 2ZB कहता है कि देखो भैया कोई भी ऐसा साइन जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, कोई भी वैसा साइन है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके गुड्स को डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे गुड्स से। जैसे ये डिजिटल पेन है, ये पेन टैब के साथ हमें पेन मिलता है, तो अब इस पेन को हम दूसरे जो भी दूसरे ब्रांड के पेन टैब्स होंगे उनसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस पेन टैब पे एक निशान बना हुआ है, यहाँ पे वर्ड मार्क है, ह्यूऑन लिखा हुआ है, तो इस मार्क से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसी और ब्रांड का है और दूसरे जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास वो किसी और ब्रांड के होंगे। तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई भी साइन जिसके माध्यम से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी गुड्स, किसी सर्विसेज को जो किसी एक कंपनी का हो फ्रॉम द अदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क कैसा हो सकता है, ये शेप ऑफ गुड्स में भी हो सकता है, ये कलर्स के कॉम्बिनेशंस में भी हो सकता है, ये पैकेजिंग के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे जब हम गुड्स की बात करते हैं, शेप ऑफ गुड की बात करते हैं, तो कोका कोला का डिब्बे का शेप देख लो आप, और जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स की बात करते हैं तो मिंत्रा का लोगो देखोगे तो आपको उसमें पिंक कलर भी मिलता है और ऑरेंज कलर भी मिलता है। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि भैया ट्रेडमार्क इस तरीके से हो सकता है जिसके माध्यम से आप गुड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क के माध्यम से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कंज्यूमर बता सकता है कि हाँ भैया इस प्रोडक्ट, इस सर्विसेज की क्या रेपो है मार्केट में, इसकी क्या क्वालिटी है, उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ट्रेडमार्क के माध्यम से आप अपने ब्रांड का अवेयरनेस भी कर सकते हो, पब्लिक में लोगों को बता सकते हो कि हाँ भैया ये मेरा ब्रांड है और इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है। ठीक है, अब ट्रेडमार्क लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, तो दाऊ दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 का ये केस है जिसमें बोला गया था कि देखिए भैया ट्रेडमार्क का काम है किसी भी व्यक्ति जो सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये ट्रेडमार्क का काम है ताकि कोई और व्यक्ति वैसा ही चीज कॉपी करके पहले वाले व्यक्ति के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, उसके राइट्स के साथ दखल ना दे, इसलिए ट्रेडमार्क एक्ट लेकर आया गया था। इसके बाद आता है कि कितने तरीके के ट्रेडमार्क होते हैं, तो ट्रेडमार्क बड़े तरीके के होते हैं। जैसे आ जाता है वर्ड मार्क, तो जो भी ट्रेड आपको लेटर्स या नंबर्स के माध्यम से होता है तो उसे हम बोलते हैं वर्ड मार्क। जैसे ट्रेडमार्क जब हम वर्ड्स में बात करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टाटा, ये भी ट्रेडमार्क है। ठीक है, जब हम लोगो की बात करते हैं तो एप्पल का जो ब्रांड है उसका लोगो देख लो आप, तो वो क्या हो गया, एप्पल हो गया। फिर उसके बाद सर्विस मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जोमेटो की सर्विस हो गई, मेक माई ट्रिप की सर्विसेज हो गई। सर्टिफिकेशन मार्क की बात करते हैं तो जैसे ISI का सर्टिफिकेशन होता है, ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एग्रीकल्चर मार्क्स होते हैं। तो इन मार्क्स के माध्यम से क्या पता चलता है कि हाँ इस प्रोडक्ट का, इस सर्विसेज का क्या स्टैंडर्ड है और कितना मतलब कितने लेवल का स्टैंडर्ड ये मीट कर पा रहा है, ये देखने के लिए हम सर्टिफिकेशन मार्क्स को देखते हैं। जैसे जितने भी वूल के प्रोडक्ट होते हैं उन पे वूल मार्क लगता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उस पे एग्रीकल्चर मार्क लगता है। तो ये जो मार्क्स होते हैं ये प्रोडक्ट की सेफ्टी को बताते हैं, तो सर्टिफिकेशन मार्क भी ट्रेडमार्क है। कलेक्टिव मार्क्स में बोलते हैं कि वो मार्क्स जो कि एक कलेक्टिव ग्रुप अडॉप्ट करता है। जैसे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, आप देखोगे बड़े क्रिएटिव ढंग से लिखते हैं CA। तो CA क्या है, ये एक कलेक्टिव ग्रुप ने अडॉप्ट कर रखा है इस मार्क को, तो इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव मार्क। तो ये भी ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके माध्यम से आप ट्रेड को रजिस्टर कराओगे। देखो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, आपने इस पे एक छोटी सी चिड़िया बनाई है, मुझे पता है कि समृद्धि मिश्रा ये चिड़िया बनाई हुई पेन को बेचती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपकी उस प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा, उसके
यूसेज के रिगार्डिंग। तो आपका एक तरीके से जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसमें कोई भी व्यक्ति आपको दखल नहीं करेगा, आपका लीगल राइट पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो कहते हैं भैया देखो सिंपल प्रोसेस है, सेक्शन नंबर 18 पढ़ लेना, वहां पे कहते हैं कि आप एक रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लेकर चले जाइए। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन कराना तो भी आपको सिंगल एप्लीकेशन ही रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। पर हाँ, जितनी भी कैटेगरीज आपने डिसाइड कर रखी है जिसके रिगार्डिंग आपको ट्रेडमार्क लेना है, उसके लिए आपको फी डिफरेंट डिफरेंट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही फीस में डिफरेंट कैटेगरीज को रजिस्टर करा लें, नहीं, आप सिंगल एप्लीकेशन के माध्यम से डिफरेंट रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, सॉरी डिफरेंट कैटेगरीज को रजिस्टर तो करा सकते हैं, लेकिन हर कैटेगरी का फीस आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार चाहे तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है आपकी एप्लीकेशन लेने को, वो उसके रिगार्डिंग रीजंस को भी रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों रिफ्यूज कर दिया। तो ये काम कैसे करेगा? वो राइटिंग में रिकॉर्ड भी करेगा कि भैया मैंने क्यों फला फला व्यक्ति के प्रोडक्ट को रजिस्टर करने से मना कर दिया। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 19 में पढ़ते हैं कि भैया आपने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो रजिस्ट्रार चाहे तो उस एप्लीकेशन में अगर उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया है तो लेटर ऑन वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है उस एप्लीकेशन को। लेकिन ये विड्रॉ जब वो करेगा तो वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से पहले करेगा और वो एप्लीकेंट की जो भी बात है उसको सुन के रीजंस को रिकॉर्ड करके ही विड्रॉ करेगा। फिर कहते हैं कि एक बार के लिए आपने एप्लीकेशंस दे दिया, रजिस्ट्रार ने उसको रिफ्यूज कर दिया तो वो रीजन रिकॉर्ड करे, नहीं रिफ्यूज किया तो भी कोई बात नहीं, आगे वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क। सेक्शन नंबर 20 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एक बार आपने एडवर्टीजमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क का वो दे दिया तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग एक ट्रेडमार्क जर्नल होता है। ठीक, ट्रेडमार्क जर्नल होता है, उस ट्रेडमार्क जर्नल में क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और ये मैंडेटरी काम है, मैंडेटरी पब्लिकेशन होगा उस ट्रेडमार्क जर्नल में, ताकि लोगों को पता भी चले कि हाँ ये फला फला जो प्रोडक्ट है ना इस पे ट्रेडमार्क लग रहा है, तो इस ट्रेडमार्क की डिजाइन क्या है, नाम क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में एडवर्टीजमेंट होता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर किसी को लगता है कि भैया ये जो ट्रेडमार्क है ये उसने पहले से ले रखा है तो वो अपोजिशन कर सकता है, वो अपोज कर सकता है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और 3 महीने के अंदर करेगा एडवर्टीजमेंट के। अगर अपोजिशन हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। अगर अपोजिशन वाला चीज नहीं होता है और आपको बोलते हैं कि भैया जो एप्लीकेशन दिया है इसमें कोई करेक्शन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो सेक्शन नंबर 22 कहता है आओ एप्लीकेशन में जो भी करेक्शंस करने हैं, जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो करके चले जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो सेक्शन 23 के तहत रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करके आपको दे देगा कि भैया ये लो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और तुम्हारा जो ट्रेडमार्क था तुम्हारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तुम्हारे ट्रेड के रिगार्डिंग, वो अब रजिस्टर हो चुका है। अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज करेगा तो वो इन्फ्रिंजमेंट कॉज होगा, उसके रिगार्डिंग हम सिविल या क्रिमिनल रेमेडीज को देख सकते हैं। 2010 में अमेंडमेंट किया गया था 1999 वाले एक्ट में और जोड़ा क्या गया, 36A से लेकर 36G तक के सेक्शन जोड़े गए थे जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग था। एडेड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क थ्रू इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो उसके माध्यम से 36A और 36G को से लेके A और G तक को ऐड किया गया था आपके एक्ट में। तो बात होती है कि रजिस्ट्रेशन तो बता दिया प्रोसेस आपने, अब रजिस्ट्रेशन ना कराने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो कहते हैं कि देखो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, कोई इन्फ्रिंज नहीं करेगा। इसलिए सेक्शन नंबर 31 कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक प्राइमा फेसाई एविडेंस हो जाएगा कि आपका इस ट्रेडमार्क पे ओनरशिप है। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इस ट्रेडमार्क पे आपका अधिकार है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से वो काम बहुत इजियर हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो फिर एक केस भी आता है बिटको एंटरप्राइज एंड अनदर वर्सेस प्रधान परफ्यूम्स एंड अदर्स। इस केस में कहा जाता है कि देखो भैया ट्रेडमार्क एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक एक्स्ट्रा एविडेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी है। इसमें एक और चीज आती है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायर यूज। तो कहते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क है, मान लेते हैं कि कोई मिस्टर ए है जिन्होंने एक चॉकलेट की कंपनी खोली, ये चॉकलेट बेचना शुरू किया और उसका नाम रखा इन्होंने चोको बाइट।
ठीक है। अभी चोकोबाइट कंपनी तो रख दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने इस नाम को रजिस्टर नहीं कराया, इसका ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कराया। मिस्टर जेड जो है 15 साल बाद फिर से इन्होंने भी एक कंपनी खोली और इन्होंने भी सेम नाम रखा, सेम स्पेलिंग के साथ रखा, और इसके बाद ये ट्रेडमार्क लेने चले गए इस नाम का कि भैया इस ये जो पहला वाला बंदा है जो यूज तो कर रहा है पर इसने इसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कराया, तो हम इसी सेम नाम पे रजिस्ट्रेशन क्लेम कर सकते हैं। तो उसने इसके लिए केस फाइल किया कि भैया मतलब अपना एप्लीकेशन डाला, जो भी प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से। तो कहा गया कि नहीं, प्रायर यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। जो व्यक्ति प्रायर मतलब आपसे पहले 15 साल से कोई इसी नाम की चॉकलेट का ब्रांड खोल के बैठ के चॉकलेट बेच रहा है, ऑल्दो उसने रजिस्टर नहीं कराया है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायर यूज अप्लाई किया गया और कहा गया कि जो प्रायर यूज है ना, जो व्यक्ति प्रायर यूसेस कर रहा है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू रजिस्टर्ड यूसेस। आपने रजिस्टर करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे वाले को जो पहले से इतने पुराने समय से उसको यूज कर रहा है उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर सकते हैं। तो इसमें एक केस था कमत होटल्स वर्सेस लिमिटेड वर्सेस रॉयल ऑर्चिड होटल्स 2011। इसके माध्यम से कहा गया कि हम जो है प्रायोरिटी किसको देंगे, अर्लियर यूजर ऑफ मार्क को देंगे, नो मैटर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो केस का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, कामत होटल्स लिमिटेड वर्सेस रॉयल ऑर्चिड होटल्स 2011। इसमें कहा गया कि भैया प्रायोरिटी उसी को मिलेगी जो अर्लियर यूज कर रहा है उस ट्रेडमार्क का। आप अभी अभी आए हो और आपने रजिस्टर करा लिया, इसका मतलब नहीं है कि आगे वाले ने जितना भी अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए काम किया वो सब कुछ बिल्कुल पानी में मिल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायर यूज, ठीक है। अब देखो जब ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड होता है ना तो वहां पे लिखा होता है टीएम, मतलब वो प्रोसेस में होता है, अभी वो रजिस्टर्ड पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो आपको दिखेगा कहीं कहीं जगह पे टीएम लिखा हुआ। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहां पे लिखा होता है आर, इस तरीके से आर बना होता है छोटा सा। तो ये एक तरीके से आपको पता चलेगा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब सेक्शन नंबर 9 की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसे भी ट्रेडमार्क्स होते हैं, कहीं ऐसे ग्राउंड्स भी होते हैं जहां पे रजिस्ट्रार मना कर देगा कि हम आपके आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करेंगे। वो कब करेगा, जब आपने कोई ऐसा मार्क, जैसे कि जो मेरा लोगो है इस समय आपको दिख रहा होगा, मेरी पेन खो जाती है अक्सर यहाँ पे, वेयर इट इज, हाँ ये रही। तो जैसे मैंने लोगो बनाया है, मैंने लीगल्स अरोमा लिखा हुआ है, इसमें दो इस तरीके से बना के अरोमा वाली वेव्स निकाली है। तो अब कोई और व्यक्ति आता है और वो भी इसी तरीके का मार्क बनाता है, इसी तरीके का लोगो बनाता है, ठीक है। तो उसका लोगो बिल्कुल सिमिलर है, मतलब आप एप्पल का जो फोन है या एप्पल का जो ब्रांड है उसके लोगो, बाकी दूसरा फिर से कोई व्यक्ति एप्पल वाला ले आता है, उसके लोगो में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर लोगो है, तो ऐसे केस में आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। फिर बोलते हैं कि उस मार्क में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल उसी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ब्रांड है जिसका नाम है चेयर, ठीक है। अब उस ब्रांड को देखते हुए दूसरा व्यक्ति भी ब्रांड खोलता है, वो चेयर लिख देता है, आई और ई में हम ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या बता रहा है कि ये भैया ऐसे वाले ट्रेडमार्क को भी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। फिर कहते हैं अगर आपने कॉमन नाम यूज कर लिया है तो वहां पे भी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर आपने कोई ऑफेंसिव या इमोरल मार्क्स को लेकर आ गए हो तो वो भी रजिस्टर नहीं होगा। अगर आप कोई ऐसा वर्ड लेकर आते हो, ऐसा मार्क ले आते हो जिससे हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, तो उसे भी हम यूज नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं भारत का झंडा है, ठीक है हमारा, अब उस झंडे को साफ करने के लिए आप उसको पूरा बेत से पीट रहे हो, जो पहले आता था ना बैट, उससे पीट पीट के उसको झाड़ रहे हो, उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने साबुन का प्रचार कर रहे हो, तो ये इससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो ये हर्टफुल है। तो ऐसे जो भी ट्रेडमार्क्स होंगे उनको रजिस्टर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का सिंबल अगर आप यूज करते हैं ट्रेडमार्क के तौर पे तो वो भी रजिस्टर नहीं होगा। फिर कहते हैं कि कुछ भी शेप्स हो गए, सब्सटेंटिव वैल्यू हो गए, मतलब कॉमन शेप की बॉटल्स हो गई, जैसे मान लेते हैं कि पैराशूट का जो लोशन आता है उसका शेप देख लो, उसी सिमिलर शेप में कोई ले आता है, ये जो वैसलीन की बॉटल्स आती है उनके सिमिलर शेप में कोई वैसलीन का एक प्रोडक्ट लेकर आता है, तो जहां पे आप शेप्स में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी ट्रेडमार्क्स को सेक्शन 9 के तहत
रिफ्यूज कर दिया जाएगा कि हम इसको रजिस्टर करने ही वाले नहीं है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, लिमिटेशन एज टू कलर। तो कहते हैं ट्रेडमार्क कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में भी लिमिटेड हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप मिंत्रा का लोगो देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें जो एम बना हुआ है उसमें ऑरेंज और पर्पल, शायद मैं गलत बता रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर्पल हो यहाँ ऑरेंज हो, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के माध्यम से उसका ट्रेडमार्क है। अगर वो लिमिटेड नहीं है उस कलर में, मतलब अगर सिर्फ पिंक और ऑरेंज नहीं यूज हुआ होता तो सारे कलर्स उसमें आ सकते थे। जैसे जब आप कोल्ड कैडबरी का चॉकलेट लेते हो डेयरी मिल्क, तो उसका कलर पर्पल कलर से पैकेजिंग होता है। ड्रिंक्स का जो कलर होता है, कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं तो जैसे कोका कोला पी रहे हो तो ब्लैक है, स्प्राइट्स पी रहे हो तो हल्की सी क्या कहते हैं उस कलर का, नियॉन कलर आ जाता है। और फिर जब आप स्प्राइट पीते हैं तो वो व्हाइट में होता है। तो अगर किसी ने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर में ही, अगर उसका ट्रेडमार्क कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में है तो ठीक है, वहां पे लिमिटेड है। लेकिन अगर ट्रेडमार्क जो है वो किसी भी कलर्स में लिमिटेड नहीं है तो उसमें सारे कलर्स ही वो आते हैं, रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर्स हो जाता है वो। फिर आते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल। वो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स है, ये रिलेटिव ग्राउंड्स क्या क्या है। तो कहते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे अगर आइडेंटिटी या सिमिलरिटी अर्लियर ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। मतलब किसी व्यक्ति ने अर्लियर ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, तो जब वो एप्लीकेशन देगा ना तो उसके और उस टीएम लिखा हुआ आएगा उसके ट्रेडमार्क के बगल में। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रेडमार्क फिर से लेकर जाते हैं जो बिल्कुल पहले वाले से बिल्कुल सिमिलर है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। कहते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अगर पहला वाला ट्रेडमार्क बिल्कुल वेल नोन है, मतलब लोग उसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे टाटा का है ट्रेडमार्क, आप टाटा का जो ट्रेडमार्क है आप उसके रिगार्डिंग चले जाते हो कि भैया हमको चाहिए रजिस्ट्रेशन इसके, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, आप सिमिलर ट्रेडमार्क लेकर जाओगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि कोई भी ट्रेडमार्क आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो विद ओनर्स कंसेंट, सॉरी न्यू ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कर सकते हो ओनर के कंसेंट से। हो सकता है आप टाटा के पास जाएं, आप बोले उनसे कि हमको रजिस्टर कराना है तो वो कह सकते हैं हाँ ठीक है कर लो। तो अगर ओनर कंसेंट देता है तब आप रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज वेल नोन ट्रेडमार्क्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे एक केस बताया हिताशी लिमिटेड वर्सेज अजय कुमार अग्रवाल। इसमें क्या था, इन्होंने बोला कि हम एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जिसका नाम हिताशी होगा, इसमें स्पेलिंग को इन्होंने चेंज कर दिया। तो कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड है और जब भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगा, नो मैटर आप स्पेलिंग चेंज करो या कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे ये रिलेटिव ग्राउंड्स है जिसके माध्यम से कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। सेक्शन 9 में हमने एब्सोल्यूट ग्राउंड को पढ़ा, सेक्शन नंबर 10 में हमने लिमिटेशन टू कलर्स पढ़ा और 11 में हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव ग्राउंड्स को। 18 में हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन के बारे में। 19 में हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्ट्रार विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 20 में क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट होगा। फिर 21 में हमने पढ़ा था ऑपोजिशन के रिगार्डिंग। 22 में पढ़ा था अमेंडमेंट्स हो सकते हैं और 23 में हमने पढ़ा था क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं 12 की तरफ। रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज। अगर कोई बोलता है कि नहीं भैया हमने किसी को कॉपी वॉपी नहीं किया है तो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क्स अलाउड हो सकता है अगर पार्टी जो है गुड फेथ में काम कर रही है और रजिस्ट्रार ने जितने भी कंडीशंस दिए हैं उसको अच्छे से फुलफिल किया। सेक्शन 13 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो जो भी केमिकल एलिमेंट्स है, इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी नेम्स है, उनके रिगार्डिंग आप रजिस्ट्रेशन मतलब ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हो। जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है जो WHO ने भी डिक्लेयर कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग आप कोई ब्रांड नेम बनाने की मत सोचना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि मेडिसिन की जो जेनरिक नेम्स होते हैं आप उनको ले आते हो, बोलते हैं कि भैया इस पे हमको ट्रेडमार्क दे दे, तो कहते हैं नहीं ऐसे ट्रेडमार्क नहीं मिलने वाला है। फिर सेक्शन नंबर 14 बोलता है यूज ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लिविंग पर्संस और पर्संस रिसेंटली डेड। तो कोई भी लिविंग पर्सन है या जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है रिसेंटली, तो 20 साल के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति का अगर नाम यूज करने की कोशिश करते हैं एज अ ट्रेडमार्क तो वहां पे आपको उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, सॉरी कंसेंट लेनी पड़ेगी। फिर आता है पासिंग ऑफ, ठीक है। पासिंग ऑफ क्या होता है, मेरा ना पेन खो जाता है पता नहीं कैसे। पासिंग ऑफ आता है तो पासिंग ऑफ को ऐसे समझते हैं, कानपुर में ना एक दुकान है मिठाई की, बहुत पॉपुलर दुकान है, सुना होगा आपने, ठग्गू के लड्डू बोलते हैं उसको। और उनका ना जो
कोटेशन है वो ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो ठग्गू का लड्डू कहाँ पर प्रसिद्ध है? कानपुर में प्रसिद्ध है। अब ये एक ऐसा ब्रांड है ना जो खाने में अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन इसकी सप्लाई ना देश विदेश तक होती है। ठग्गू के लड्डू की सप्लाई देश विदेश तक होती है, लोग बहुत डिमांड करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त होगा कानपुर में तो आपने उससे एक बार तो जरूर ही कहा होगा कि हमें ठग्गू के लड्डू खिला दो। मैं तो कहती रहती हूँ। तो क्या है कि आप ठग्गू के लड्डू बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, आप भी वैसे सिमिलर टेस्ट का लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल वैसे एज इट इज पैकेजिंग करते हैं और उसको फिर आप इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कह के कि ये ठग्गू का लड्डू आपने, मतलब आपका पर्सनल ब्रांड है। तो ये क्या कर रहे हो? पासिंग ऑफ कर रहे हो, मतलब यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, स्पेशली इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में आप ये बता रहे हैं कि ठग्गू के लड्डू के प्रोपराइटर आप हो, उसके ओनर आप हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने क्या किया है, आप पैसा कमाने के चक्कर में किसी और के ब्रांड का मिसयूज कर रहे हो या आप उसको यूज कर रहे हो, ऐसे यूज कर रहे हो जैसे कि वो आपका खुद का हो। तो ये क्या हो गया? ये पासिंग ऑफ कहलाएगा। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। इट इज लाइक इफ यू हैव अ पॉपुलर लेमनेड स्टैंड एंड समवन एल्स स्टार्ट्स I stand using similar name and look to trick people into thinking it's your। मतलब आपके किसी व्यक्ति का ठग्गू का लड्डू का दुकान है और आपने क्या किया, सेम नेम पे, सेम पैकेजिंग, सेम टेस्ट के साथ लड्डू बेचना शुरू कर दिया और लोगों को कंफ्यूज करना शुरू किया कि भैया ये ब्रांड मेरा है वो किसी और का, पर आपने बोला नहीं नहीं ये मेरा है। अक्सर आप ना चौपाटियों पे जाते होंगे या जहाँ पे चाट बिकते हैं, गोलगप्पे बिकते हैं, तो वहां पे ना लिखा आएगा मध्य मशहूर चाट भंडार, बहुत पुराना प्राचीन चाट भंडार। तो उसमें क्या हो रहा है, अब आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ओरिजिनल कौन सा है, प्राचीन के चक्कर में अच्छा ये ओरिजिनल है कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ट्रेडमार्क के माध्यम से क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर वो अपना एक कोई मार्क बना ले। तो पासिंग ऑफ क्या हुआ, ठग्गू के लड्डू को आप ये कह के बेच रहे हो कि ये लड्डू आपका ब्रांड है, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि, मतलब प्रिटेंडिंग समथिंग दैट यू आर नॉट, स्पेशली इन द बिजनेस, इज पासिंग ऑफ। इट्स अबाउट अनफेयर कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस रेपुटेशन एंड ब्रांड। इसके लिए आपको पासिंग ऑफ किसके लिए यूज होता है, तो ये अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स जो होते हैं उनके लिए होता है। तो कहते हैं इसकी रेमेडी कहाँ मिल रही है, सेक्शन नंबर 27 में मिल रही है। अगर ठग्गू के लड्डू को ये रजिस्टर करा लें तो कोई और वैसी दुकान ना खुले। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं आने वाला है। लेकिन मान लेते हैं कि उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है और ये एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो कोई भी इसको यूज करेगा और इसको जब यूज करेगा तो आपके बिजनेस को एक तरीके से इफेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए रेमेडी पड़ती है हमारे सेक्शन नंबर 27 में। 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पासिंग ऑफ के, पहला है रेपुटेशन, दूसरा है मिसरिप्रेजेंटेशन और तीसरा है डैमेज। तो किसी के रेपुटेशन को यूज करके आपने खुद को मिसरिप्रेजेंट करते हुए किसी और को डैमेज कॉज करने की कोशिश की है, इसे क्लासिकल ट्रिनिटी कहते हैं। और ये 3 बेसिक एलिमेंट्स किसके हैं, पासिंग ऑफ के हैं। ये किस केस में प्रोपाउंड हुआ था, तो रैकेट एंड कोलमैन लिमिटेड वर्सेस ब्रॉडन इनकॉर्पोरेटेड। तो ये देखोगे तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्लासिकल ट्रिनिटी किस केस में है, तो समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने यहाँ तक ना पढ़ा हो। तो सेक्शन 27 याद रखिएगा, क्लासिकल ट्रिनिटी के लिए रैकेट एंड कोलमैन लिमिटेड का केस याद रखिएगा। अब मॉडर्न एलिमेंट्स क्या है पासिंग ऑफ के, तो ये प्रोपाउंड हुआ था इरविन वर्निक वर्सेस टाउन के केस में, जहां पे बोला गया था कि आपने किसी को मिसरिप्रेजेंट किया है, मेड बाय द पर्सन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, और ये मिसरिप्रेजेंटेशन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड हो रहा है टू प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स और कस्टमर्स और अनदर ट्रेडर्स और गुड्स। और ये किसको कर रहे हो, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको आप कर रहे हैं। विच इंजर्स द ट्रेडर्स बिजनेस और गुडविल, और जो ठग्गू के लड्डू का ट्रेडर है, जो बिजनेस है, उसके गुडविल को आप एक तरीके से इंजरी कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आप एक्चुअल डैमेज कॉज करते हैं टू द पर्सन्स गुडविल एंड बिजनेस। ये क्या है, ये पासिंग ऑफ है। एक केस भी था एस सैयद मोहिद्दीन वर्सेस पी सुलोचना बाई, 2005 का केस है। ये ना केस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज के रिगार्डिंग भी है। इज हाईली रेलिवेंट इन इंडियन सिनेरियो। द कोर्ट सेड दैट द राइट ओवर अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू राइट ऑफ प्रायर यूज ऑफ पासिंग ऑफ। तो कहते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट एकदम वहां पे कंफर्म हो गया। अगर कोई उस ट्रेडमार्क को पहले से यूज करता हुआ आ रहा है
तो हम प्रायोरिटी प्रायर यूज या अर्लियर यूज वाले को देंगे। फिर आता है इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्डिंग, तो हमारे पास सेक्शन नंबर 29 और 30 है। सेक्शन नंबर 29 कहता है कि कब हम मानेंगे कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ है। तो कहते हैं जब कोई भी पर्सन कोई ऐसा मार्क यूज कर रहा है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। आप कोई ऐसा ट्रेडमार्क यूज करें जिसमें आपने हल्का सा अल्टरेशन कर दिया, हल्का सा स्पेलिंग चेंज कर दिया चेयर और चेयर में, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अल्टरेशन करके किसी की ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस, इट इज इन्फ्रिंजमेंट। अगर आप इन्फ्रिंज करते हैं ट्रेडमार्क को डिसेप्टिवली, मतलब आप उसके सिमिलर या आइडेंटिकल तरीके से यूज कर रहे हैं किसी के ट्रेडमार्क को, तो फिर से आपने इन्फ्रिंजमेंट किया। अगर आप उसको कोर्स ऑफ रेगुलर ट्रेड में यूज कर रहे हैं, देन अगेन यू आर इन्फ्रिंजिंग इट। अगर आप जो इन्फ्रिंजमेंट है वो रिटन पैटर्न में होना चाहिए, सिर्फ ओरल नहीं होना चाहिए। जो भी इन्फ्रिंजमेंट आप कर रहे हैं वो रिटन पैटर्न में, जैसे ठग्गू का लड्डू आप बेच रहे हैं तो आपने भी डिब्बे पे लिख रखा हो कि हाँ ये ठग्गू के लड्डू है, बिल्कुल वैसा सिमिलर आइडेंटिकल आपने डिब्बा बनवा लिखा हो, तो आपने उसका रिटन या प्रिंटेड वर्जन यूज किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये इन्फ्रिंजमेंट आपने किया है। सेक्शन 29 ये कहता है। सेक्शन 30 कहता है कि कब इन्फ्रिंजमेंट हम नहीं मानेंगे, तो कहते हैं जब आप किसी भी ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हो फॉर आइडेंटिफाइंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ एज दोज ऑफ प्रोपराइटर, या आप जो है ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर रहे हैं, या आप जो है अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहे हैं उसको यूज करते वक्त, तो हम बोलेंगे कि आपने ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज नहीं किया है। रेमेडीज के लिए अगर इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो रेमेडीज चाहिए, तो क्रिमिनल रेमेडीज के लिए आपके पास सेक्शन नंबर 103 104 है। अगर आपने पहली बार ऐसा ऑफेंस किया, मतलब पहली बार इन्फ्रिंजमेंट किया, तो 50,000 से लेके आपके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और इम्प्रिजमेंट आपको 6 महीने से 3 साल तक की होगी। लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंटली मतलब रिपीटेडली दोबारा करते हैं तो सेक्शन 105 कहता है कि 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना, 1 से लेकर 3 साल तक की सजा। वेरियस क्रिमिनल रेमेडीज भी दिए गए हैं सेक्शन नंबर 101 से लेकर 121 तक। फिर जब हम सिविल रेमेडीज की बात करते हैं तो कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है या पासिंग ऑफ हो रहा है, तो उसके लिए सिविल रेमेडीज में 2 चीजें हो सकती हैं, एक होगा इंजंक्शन, दूसरा होगा डैमेज। तो इंजंक्शन में एक्स पार्टे इंजंक्शन, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करा सकते हैं, इन्फ्रिंजिंग गुड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, या डिफेंडेंट को आप रिस्टेन कर सकते हैं कि वो अपने एसेट्स को डिस्पोज ना करे। ठीक है। डैमेजेस में अगर इन केस ऑफ मतलब इन्फ्रिंजमेंट होता है सर्टिफिकेशन को लेके, तो नॉमिनल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब रेमेडीज बता दिए गए, तो कहाँ जाओगे रेमेडीज क्लेम करने के लिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो नीचे वाली कोर्ट्स होंगी उसमें आपको नहीं जाना है। सेक्शन 134 कहता है कि सूट शैल बी फाइल्ड इन नो कोर्ट अदर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर प्लेंटिफ क्या कर सकता है, प्लेंटिफ सूट को फाइल कर सकता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्डिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पे उसका ज्यूरिसडिक्शन हो, जहां पे प्लेंटिफ खुद का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हो या जहां पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हो। लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, यहाँ पे 3 साल की लिमिटेशन पीरियड बताई गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा एक्ट है इसको मैंने अच्छे से आपको समझाया है। नेक्स्ट एक्ट भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो इन केस ऑफ कि आपको चीजें समझ में आई हूं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, पढ़ो और एग्जाम निकालो, अपना क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।